हेलो, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर आपका। मेरा नाम है पंकज अमन और हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो था फर्टिलाइजेशन, और उसमें फर्टिलाइजेशन में जो हम लोगों ने देखा था उसके ठीक आगे हम लोग शुरू करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग देख रहे थे। इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेनली जो हम चीजें देखेंगे आज वो होगा सी अर्चिन में। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो हम लोग देख रहे थे सी अर्चिन वगैरह में, तो सी अर्चिन में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख रहे थे तो उसी सी अर्चिन में पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन सी अर्चिन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन सी अर्चिन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन सी अर्चिन। सी अर्चिन के में पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा ये जो वीडियो एंड होगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे। जो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड जो होगा या इस क्लास से रिलेटेड जो होगा वो हम आपको क्वेश्चन देंगे। आपको ये वीडियो पूरी की पूरी तरह देखने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। तो एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए और इन्हीं से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देंगे वीडियो के लास्ट में, और उसमें आप इन सारे क्वेश्चंस का जो भी हम क्वेश्चन देंगे उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो हम वेट करेंगे आपका, और उनका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या हम उसी में कमेंट में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन सी अर्चिन में पॉलीस्पर्मी की प्रिवेंशन जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सी अर्चिन का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी होता है। तो आउटसाइड द बॉडी इन द सेंस कि सी अर्चिन जो है वो मैराइन एनिमल है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सी में हो रहा है, सी वाटर में हो रहा है। और सी वाटर क्या होता है, हाईली आयनिक होता है, यानी कि साल्टी होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो चूंकि क्या है कि बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं आउटसाइड द एनवायरमेंट में और एग भी रिलीज होता है, तो चांसेस रहता है कि एक एग को मोर देन वन स्पर्म एनकाउंटर करे। तो चूंकि मोर देन वन स्पर्म एनकाउंटर करेगा तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो प्रिवेंशन पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का कारण और हमारा बस यही है कि हम बहुत सारे एबनॉर्मलिटी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि स्पर्म आप जानते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म में, वैसे ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है एग में, और ये हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बस डिप्लॉइड ही ऑर्गेनिज्म होता है, ये सी अर्चिन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम डिप्लॉइड से आगे ना बढ़े, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड ना हो, इसलिए हम पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। तो जब ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है तो पॉलीस्पर्मी है क्या, पहले ये देखिए। ठीक है, पॉलीस्पर्मी जो है, पॉलीस्पर्मी का सीधा सीधा मतलब है कि कह रहा है कि एंट्रेंस ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनसाइड द एग एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। जब किसी भी एग में एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री होती है तो वो कंडीशन कहलाता है पॉलीस्पर्मी। अब ये पॉलीस्पर्मी जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये डिजास्टरस होता है। क्यों? क्योंकि ये अनइक्वल सेल डिवीजन करता है और एबनॉर्मल जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सो दैट कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तो कहता है पॉलीस्पर्मी क्या कहता है कि एंट्रेंस ऑफ more than one sperm inside the egg
then this condition is known as पोलिस्पर्मी। ये क्या कहलाएगा? पोलिस्पर्मी, मतलब कि मोर देन स्पर्म का एंटर होना। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि ठीक है, ये मोर देन वन स्पर्म एंटर हो गया, तो मोर देन वन स्पर्म एंटर हो जाने को इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो सी अर्चिन में सिंपल सी बात है कि सी अर्चिन में पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने का दो मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म नहीं कहिए, ये दोनों मैकेनिज्म एट ए टाइम फॉलो होता है, यानी कि एक मैकेनिज्म से काम नहीं चलता है, तो दोनों मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी इज डन बाई, यहां हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी इन सी अर्चिन is done by following methods. ठीक है, ये इन दोनों मेथड्स के द्वारा, दोनों मेथड्स क्या है? फर्स्ट जो मेथड है आपका वो है फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है वो है आपका स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ये आपका दो मेथड है जिससे मतलब सी अर्चिन के अंदर आपका जो पोलिस्पर्मी होगा वो प्रिवेंट होगा। ठीक है, अब कहता है कि ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म है क्या? तो हम एक एक करके देखते हैं कि फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी क्या है और स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी क्या है। तो ये जो पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने का तरीका है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करने में, वो सी अर्चिन के अंदर होता है फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ठीक है, तो पहले फास्ट ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद जरूरत पड़ती है स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी का। तो पहला जो हम लोग स्टेप देखेंगे वो हमारा होगा कि फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ठीक है, अब ये फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी है क्या? तो ये देखते हैं। फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी ये क्या है? कहता है कि इट इज ए ट्रांजिएंट मेथड। ये एक बहुत ही ट्रांजिएंट मेथड, और दूसरी बात ये है कि इट इज वेरी क्विक। ये बहुत ही तेजी से होता है। तो ट्रांजिएंट मेथड है, बहुत रोकथाम करने जैसा, मतलब कि एकदम से रोक देना है आपको, बहुत जल्दी कर देना है। तो ये वाला फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी हम लेते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स कहने का मतलब ये है कि ये ड्रॉबैक्स है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि अगर हम देखें फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी अगर हम सी अर्चिन के अंदर करते हैं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, वो भी आप लिख सकते हैं। ड्रॉबैक्स, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांजिएंट है, ये ड्रॉबैक हो गया, ट्रांजिएंट, नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये है कि सर ये जो है, ये एक तरह से कहें तो बहुत ही क्विक है और about a minute takes place for few minutes। ठीक है ना,
मेनली 1 मिनट के लिए होता है, ठीक है ना। और ये कहता है कि कैनॉट प्रिवेंट पोलीस्पर्मी फॉर मोर देन ए मिनट। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ड्रॉबैक से लग रहा है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये लगभग 1 मिनट के लिए ही होता है। और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी कोई ना कोई मेथड की जरूरत पड़ती है। ये तो हो गया कि सर ये इनके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी का मैकेनिज्म क्या होता है? तो अगर मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें फास्ट ब्लॉक पोलीस्पर्मी का, तो एक डायग्राम देख लीजिए आप। ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका एग का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अब एग का सेल मेम्ब्रेन हो गया। एग के सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे चैनल्स, सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सोडियम चैनल्स होते हैं। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है इसका, ये इनसाइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इनसाइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। और आउटसाइड की बात करें तो ये आउटसाइड में पॉजिटिव होता है। ये आउटसाइड में पॉजिटिव होता है। ये क्या है? ये एग है, ठीक है ना। एग के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये कहाँ है? ये सी वाटर में है। ये कहाँ है? ये पूरे का पूरा सी वाटर के अंदर है। और सी वाटर क्या होता है? साल्टी होता है, या कहिए आयनिक होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होगा, तो इसको -70 मिली वोल्ट होता है। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो भी एग होगा उसके अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो -70 मिली वोल्ट होगा। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा नॉर्मल कंडीशन में वो -70 मिली वोल्ट होगा। लेकिन जैसे ही स्पर्म आएगा, जैसे कि मान लीजिए ये स्पर्म आया, ठीक है, ये स्पर्म आया, न्यूक्लियस हो गया, ये मिडिल पीस हो गया। जैसे ही ये स्पर्म आया, स्पर्म आएगा तो ये एक स्टिमुलस देगा, यानी कि ये एक स्टिमुलस देगा। और वो स्टिमुलस क्या करेगा? इसके अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज लेके आएगा। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज लेके आने का कारण ये होता है कि जैसे ही स्पर्म का एनकाउंटर होगा, ये थोड़ी देर के लिए हम मिटाते हैं, ये जैसे ही स्पर्म का एनकाउंटर होगा एग से, स्पर्म के अंदर से एक, जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन जैसे ही हुआ तो उसके अंदर एक फैक्टर रिलीज होगा। एक फैक्टर रिलीज होता है जिस फैक्टर का नाम है फैक्टर रिलीज्ड फ्रॉम sperm known as NAADP। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये है निकोटीनिक एसिड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
देखिए ये NAADP जो रिलीज होता है स्पर्म के एक्रोसोम के रिएक्शन के बाद, वो क्या करता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करता है। अब इस -70 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करता है, वो चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, तो ये NAADP जो होता है वो कहीं ना कहीं सोडियम चैनल से आके बाइंड करता है और सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है। यानी कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि ये है सोडियम चैनल्स, ठीक है। ये क्या है, ये है सोडियम चैनल्स। इन सोडियम चैनल्स को ओपन करने का काम करता है ये NAADP, ठीक है। ये NAADP करता क्या है, सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं ये क्या करते हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ, ये बाहर से अंदर की तरफ बहुत सारे सोडियम को लेके आते हैं। ये बाहर से अंदर की तरफ सोडियम को लेके आते हैं। जैसे सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आता है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से +20 में मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस दौरान स्पर्म की एंट्री हो जाती है। स्पर्म एंटर होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिलीवोल्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि ये नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मतलब मूव कर गया। यानी कि जो अंदर में नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो अब क्या होगा, अब क्या हो गया, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन के कारण, के इनफ्लक्स के कारण क्या हुआ, ये पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। और स्पर्म का फ्यूजन कब होता है, जब एग के इनसाइड का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हो वो नेगेटिव हो, तभी स्पर्म का फ्यूजन होता है। अदरवाइज स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है। पहली ये बात। जैसे ये इनसाइड में आएगा सोडियम, पोटेशियम कुछ बाहर जाते हैं और ऐसा होता है कि अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, स्पर्म रिपेल हो जाता है। स्पर्म जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है एग के ऊपर का, स्पर्म को रिपेल करता है और नहीं आने देता है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो 1 मिनट के लिए होता है। यानी कि विदिन ए मिनट ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होने लगता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम एक बार लिख के आपको बता देते हैं, एक फ्लो चार्ट में बताते हैं हम आपको। कहता है कि एज sperm binds to egg membrane, ठीक है, जैसे बाइंड करता है, रिलीजेज NAADP, क्या होगा, causes change in membrane, causes opening of sodium channels, ठीक है, सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। अब जैसे सोडियम चैनल ओपन हुआ, ये क्या करेगा, इट causes change in membrane potential from -70 millivolt to +20 millivolt by influx of सोडियम आयन, ठीक है।
ये सोडियम आयन के इनफ्लक्स के कारण क्या हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, ड्यू टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल further entry of sperm is prevented। ठीक है, prevented यानी कि जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज हुआ, क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज हुआ, फर्दर स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जब भी एग के इनसाइड आपका जो होगा पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो स्पर्म एंटर नहीं करेगा, क्योंकि जब अंदर में पॉजिटिव होगा तो बाहर में स्लाइटली नेगेटिव होगा। मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए ये काम होता है कि अंदर अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव, अगर अंदर अगर पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव। जैसे बाहर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, ये स्पर्म को रिपेल करेगा, स्पर्म को आने नहीं देगा, ये सारा का सारा काम होगा। ठीक है, तो जैसे ये काम होता है उसके बाद तुरंत बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि सर पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, यानी कि सोडियम आयन जो सी वाटर में है वो अंदर की तरफ आया तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। तो हम एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा करते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो क्या हो जाए, सर पॉजिटिव हो जाए, कुछ ऐसा काम करते हैं। तो कुछ केसेज हमने डिजाइन किया है जो कि CSIR में बहुत बार पूछा भी है, और ये कुछ केसेज जो नहीं पूछा है वो पूछेगा। तो जो केसेज हमने डिजाइन किया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो केस 1 की बात करें अगर हम, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर हम केस 1 की बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में सर ऐसा होता है कि अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। तो केस 1 की बात कर लेते हैं हम लोग, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या होता है कि केस 1 में कहता है कि अगर पॉलीस्पर्मी को अगर हमको करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पॉलीस्पर्मी को क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम क्या करें कि आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म हम आर्टिफिशियली क्या करें कि सेल के एग के अंदर का जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव करके रखें। एक स्पर्म एंटर कर गया और हमको इसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि एग के अंदर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव ही रहे। जैसे वो नेगेटिव रहेगा तो फर्दर स्पर्म की एंट्री होगी। तो कह रहा है कि पॉलीस्पर्मी कैन बी अकर्ड, कह रहा है पॉलीस्पर्मी कैन बी अकर्ड if we maintain the membrane potential inside if membrane potential negative inside after entry of 1s पर। ठीक है, कह रहा है कि हम पॉलीस्पर्मी को करा सकते हैं कब, जब इफ वी मेंटेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव इनसाइड आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म। एक स्पर्म एंटर कर गया है, उसके बावजूद अगर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नेगेटिव ही मेंटेन करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पॉलीस्पर्मी को। लेकिन ये करेंगे कैसे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कैसे करेंगे? तो वो मेंटेन करने का हमारे पास दो तरीका है। उसको या तो हम कर सकते हैं कि बाई
supplying negative ion inside। एक स्पर्म इंटर कर गया, उसके बावजूद अगर हम नेगेटिव आयन को सप्लाई करते हैं तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हम पॉलीस्पर्मी को अगर कर सकते हैं। या दूसरा काम ये करते हैं, ये जो सोडियम चैनल्स हैं इनको ही हम प्रिवेंट कर देते हैं। जैसे प्रिवेंट हम करेंगे तो क्या होगा, स्पर्म आएगा, बाइंड करेगा, NADP रिलीज किया, लेकिन सोडियम चैनल एक्टिवेट नहीं हुआ। क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ? क्योंकि हमने इनिबिटर डाल दिया है सोडियम चैनल का। बाई एडिंग इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम चैनल, हम क्या करेंगे, सोडियम चैनल्स के लिए इनहिबिटर को ऐड कर दिए। तो NADP जो है ये सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और जब सोडियम चैनल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो सोडियम इनसाइड जाएगा नहीं। जब सोडियम इनसाइड जाएगा नहीं तो क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो सर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव ही रह गया, फिर दोबारा स्पर्म आने की चांसेस आराम से बढ़ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम जो इनहिबिटर होगा, जैसे कि इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर हमारे पास है सेक्सीटॉक्सिन, सोडियम चैनल इनहिबिटर है। दूसरा है हमारे पास टेट्राडोटॉक्सिन, तीसरा हमारे पास है नियोसेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ये सारे के सारे जो इनहिबिटर्स हैं इनको हम ऐड करके सोडियम चैनल को इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है ना, इनहिबिटर्स ऑफ ये सोडियम चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक केस है। दूसरे केस की अगर हम बात करें, केस 2 की बात करें तो केस 2 में हम क्या करते हैं, पहली बार में हमने क्या किया, सोडियम चैनल को ही प्रिवेंट कर दिया, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या किया हमने, पूरा का पूरा क्या किया कि मेंटेन रखा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जिससे क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम क्या करें, दूसरे केस में कहते हैं कि हम फर्टिलाइजेशन को नहीं करने देना चाहते हैं। अगर हमको फर्टिलाइजेशन रोकना है तो क्या करेंगे, तो हम यहां देखते हैं, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, अगर हम फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इफ वी मेंटेन द membrane potential inside पॉजिटिव, ठीक है ना, देन sperm कैन नॉट एंटर इनसाइड। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, अगर केस 2 की बात करें, अगर हम फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंदर की मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट मेंटेन करके रखेंगे। जैसे पॉजिटिव +20 मिलीवोल्ट के आसपास मेंटेन करके रखेंगे तो स्पर्म की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि जैसे अंदर पॉजिटिव होगा बाहर में स्लाइटली नेगेटिव होगा, और जैसे बाहर में स्लाइटली नेगेटिव होगा तो स्पर्म को वो रिपेल करेगा और स्पर्म को एंटर करने ही नहीं देगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम बाई सप्लाइंग कर सकते हैं, बाई सप्लाइंग पॉजिटिव आयन इनसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ अगर हम पॉजिटिव आयन का सप्लाई कर दें तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा हम आर्टिफिशियली एक और काम कर सकते हैं
एक और काम हम कर सकते हैं, बाई आर्टिफिशियली एक्टिवेटिंग सोडियम चैनल्स। ठीक है, तो जैसे हम आर्टिफिशियली एक्टिवेट कर देगा सोडियम चैनल्स को, ठीक है ना, जैसे आर्टिफिशियली एक्टिवेट कर देगा सोडियम चैनल को, जैसे कि कुछ इस जैसे मॉलिक्यूल को हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दें तो सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। जब सोडियम चैनल एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, वो इनसाइड चला जाएगा, यानी कि जैसे इनसाइड जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। तो ये हुआ केस 2। अब एक हम लोग जो देखेंगे अभी वो होगा केस 3। केस 3 में कहता है कि फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी जो होगा कि को और भी किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो केस 3 कहता है कि फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड। केस 3 ये कह रहा है कि फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी कैन also be prevented by altering the ionic condition of outside the egg। यानी कि एग के बाहर का जो आयनिक कंडीशन है अगर हम उसको चेंज कर दें तो भी फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि सर कहने का मतलब ये है कि पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट हम क्या करें कि बाहर में जो सोडियम, जिसे कि मान लीजिए कि जो एग है उसके बाहर में सोडियम रहेगा तभी तो अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो जब बाहर में सोडियम है ही नहीं तो अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब सोडियम चैनल जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम जो होगा वो रिड्यूस कर देंगे आउटसाइड एनवायरमेंट में, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम रिड्यूस हो जाएगा तो वो क्या होगा, सोडियम अंदर जाएगा नहीं और फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी क्या होगा, प्रिवेंट नहीं होगा, सॉरी यहां अकर्ड, कैन बी अकर्ड, सॉरी प्रिवेंट ही होगा, सॉरी प्रिवेंट ही होगा, ठीक है। तो फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी कैसे प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक सोडियम अंदर जाएगा ही नहीं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा, और जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड का चेंज नहीं होगा तो मोर देन वन स्पर्म क्या होगा, इंटर करते रहेगा, कोई फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी नहीं होगा, ठीक है ना, माने कोई प्रिवेंशन नहीं होगा बाई फास्ट ब्लॉक, ठीक है। तो ये तीन इसको यहां लिख सकते हैं, बाई changing the ionic condition of outside, ठीक है ना। आयनिक कंडीशन को आउटसाइड के आयनिक कंडीशन को मेनली सोडियम को हम अगर चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी था, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका आता है स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी भी बहुत ही अच्छा ये है, आप उसको आराम से समझ सकते हैं। और क्योंकि सी अर्चिन में फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी तो होता ही है, उसके बाद चूंकि फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी जो है वो बहुत देर का नहीं है, ठीक है। बहुत देर तक मतलब 1 मिनट से 2 मिनट तक बहुत से बहुत उसको प्रिवेंट करके रख सकता है पोलिस्पर्मी को, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी को आना ही पड़ेगा। तो इसलिए सी अर्चिन में पहले फास्ट ब्लॉक होता है और उसके तुरंत 1 से 2 मिनट के बाद स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी। यानी कि अगर बात करें तो
फास्ट ब्लॉक पुलिस परमिट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मेथड है, ठीक है ना। लेकिन जो स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट है वो मैकेनिकल मेथड है, और फास्ट ब्लॉक पुलिस परमिट जो है वो ट्रांजिएंट मेथड है, और जो स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट है वो क्या है, वो परमानेंट मेथड है। तो हेडिंग देते हैं स्लो ब्लॉक टू पुलिस परमिट। स्लो ब्लॉक टू पुलिस परमिट कहता है ये परमानेंट मेथड, ठीक है। दूसरा कहता है कि ये मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। तो ये क्या है, परमानेंट मेथड है, फिर मैकेनिकल मेथड है। उसके अलावा कह रहा है कि ये होने के बाद यानी कि आफ्टर द फास्ट ब्लॉक पुलिस परमिट आफ्टर 1 to 2 minutes स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट कैन बी अकर्ड, यानी कि स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट जो होता है मस्ट बी अकर्ड। जब स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट होगा तभी जाके आपको ये प्रिवेंशन हो पाएगा पुलिस परमिट का। अब देखिए ये पुलिस परमिट, ये स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट जो होता है इट कैन अकर इन सी अर्चिन as well as most mammals। मतलब सी अर्चिन के साथ साथ स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में मिलेगा। इसका जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो बहुत ही डायग्रामेटिक है। ये स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट जो है बहुत ही डायग्रामेटिक है, तो इसको समझने के लिए हम एक पूरे बोर्ड पर एक डायग्राम बना रहे हैं, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और आफ्टर ये पूरे डायग्राम में ही आप समझ जाइएगा कि कैसे स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट, ये पूरी की पूरी तरह से एंजाइमेटिक मेथड है स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट, जिसमें क्या होता है कि सर्टेन एंजाइम्स जो होते हैं वो पुलिस परमिट को प्रिवेंट करते हैं क्या, बाई फॉर्मेशन ऑफ ए स्टिफ लेयर आउटसाइड दैट। और ये स्टिफ लेयर का जो फॉर्मेशन होता है बाई द हेल्प ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लो ब्लॉक कैन अकर ड्यू टू कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, ठीक है ना। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के कारण ही स्लो ब्लॉक पुलिस परमिट होता है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक बहुत ही स्टिफ लेयर का फॉर्मेशन करते हैं आउटसाइड द एग, जिसके कारण जो फर्दर स्पर्म की एंट्री एग में नहीं हो पाती है, एग में फर्दर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है, और जिससे पुलिस परमिट पूरी तरह से प्रिवेंट होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा चीज जो है कि कैसे होता है वो हम आपको एक डायग्राम से दिखाते हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या है कि आप पूरे तरह से समझ लीजिए। ठीक है,
ये क्या है, ये स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर है। ये पूरी की पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन पे होगा, पूरी सभी विटेलाइन मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा। ये स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर जो होगा वो स्पर्म को क्या करेगा, बाइंड करेगा। और ये आपका जो है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। और इसके अंदर ये क्या है, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से जो थिक लेयर का फॉर्मेशन होगा वो यही एंजाइम्स करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एंजाइम्स है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। सी अर्चिन के में 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, 15,000 जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ही फर्दर जो होगा एक बहुत ही स्टिफ लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी तरह से, ये पूरी की पूरी तरह से देखिए, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के एंजाइम्स से आपको स्टिफ लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा बाहर में एक लेयर होता है। ठीक है, ये लेयर जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, जिस लेयर को बोलते हैं जेली लेयर। ठीक है, ये क्या है, जेली लेयर। ये क्या है, ये जेली लेयर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ये ब्लू वाला जो लेयर है वो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला जो लेयर है, ये ब्लैक वाला जो लेयर है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, स्पर्म आया, जैसे कि मान लीजिए ये स्पर्म आया, स्पर्म आया। ठीक है, यहां पे ये क्रोमोसोम है, यहां स्पर्म आया जैसे, ठीक है, ये एक्रोसोम का रिएक्शन हो गया और इसका जो है ये न्यूक्लियस आपका ये है, एक्रोसोम का रिएक्शन हो गया, यानी कि एक्रोसोम्स जो थे वो रिलीज हो गए। यानी कि जैसे एक्रोसोम रिलीज होंगे आपका जेली लेयर क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे एक्रोसोम आपको रिलीज होता है तो हम बताए थे एक फॉर्मेशन होता है एक्रोसोमल प्रोसेस का, यानी कि कुछ इस ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। और हम बताए थे एक्रोसोमल जो एक्रोसोमल प्रोसेस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन इनटू एक्टिन फिलामेंट। यानी कि ये जो होते हैं ये एक्टिन फिलामेंट हो गए, आपको ये क्या हो गए, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट के कारण एक्रोसोमल प्रोसेस का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद एक और बात बताए थे कि एक्रोसोमल प्रोसेस पे ही एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्म एग रिकॉग्निशन में। यानी कि इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होता है एक्रोसोमल प्रोसेस के ऊपर, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ठीक है,
ये बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वह स्पर्म एग को रिकॉग्निशन करता है। ये हम बताए थे एक केस में कि अगर बाइंडिंग प्रोटीन होगा तो एक रिसेप्टर आता है जिसको बोलते हैं स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम दिए थे, EBR1। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपकी CSIR का, EBR1 ग्राफ के रूप में ये क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, ठीक है। ये EBR रिसेप्टर से जैसे बाइंड हुआ ये रिकॉग्निशन हो गया। अब जैसे रिकॉग्निशन होता है वैसे क्या होता है कि स्पर्म की एंट्री हो जाती है। तो हम आपको यहां पे दिखा देते हैं, ये यहां लिख देते हैं। होता क्या है कि जैसे स्पर्म की एंट्री होती है न्यूक्लियस हो गया। अब यहां पे जो आपके ये थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का बर्स्टिंग हो जाएगा और ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स थे वो इधर चले जाएंगे। कुछ तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे स्पर्म, अब मान लीजिए कि एक और स्टेप बना देते हैं आपको, एक न्यूक्लियस जो है आपका यहां आ गया, ये हो गया आपका स्पर्म न्यूक्लियस, यहां सही मान लीजिए कहीं से एक आपका एग न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए क्या है, सारे के सारे जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स थे वो बाहर आ गए। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से बहुत सारे एंजाइम्स निकले। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से जो एंजाइम निकलते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग के दौरान एक और प्रोसेस होता है, एक और रिएक्शन होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन कराता है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन कैसे होता है ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिए कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्पर्म आया, ये आपके इसके साथ फ्यूजन हुआ, जैसे, ठीक है, ठीक है। ये वाला मेम्ब्रेन हम आपको यहां बना रहे हैं, एक मेम्ब्रेन है। जैसे स्पर्म फ्यूजन हुआ तो स्पर्म से कुछ ऐसे प्रोटीन्स निकले जो कि टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट किए। ये टायरोसिन काइनेज जो हुआ वो एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, ठीक है। ये फॉस्फोलाइपेज सी ये एग के अंदर हो रहा है, ये एग के अंदर होता है। यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या है, यहाँ पे अटैच्ड रहता है, इसको बोलते हैं PIP2, ठीक है। इनको एक्टिवेट कर, इनको क्लीव करता है। तो इनको एक्चुअली क्लीव करता है IP3 एंड डैग में। ये डैग जो होता है वो एक्चुअली यहीं रह जाता है, और ये IP3 जो होता है वो आपको यहां मिल जाता है। ये डैग जो होता है मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रह जाता है। ये फर्दर डैग जो होता है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, लेकिन हमको इससे कंसर्न नहीं है, हमको कंसर्न है इससे, क्योंकि हमको क्या कराना है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। ये क्या करता है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर एक चैनल होता है कैल्शियम चैनल। ये क्या करता है, ये फर्दर IP3 जो होता है वो जाके इस पे बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बाइंड कर जाएगा। जैसे इस पे बाइंड करेगा, ये क्या है, कैल्शियम चैनल, और जैसे इस पे बाइंड करेगा कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, और ये कैल्शियम को, ये बहुत सारा कैल्शियम है अंदर में, इस कैल्शियम को बाहर निकालेगा। और जैसे ये कैल्शियम
क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे ही कैल्शियम बाहर निकलेंगे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या करा देंगे, एक्सोसाइटोसिस करा देंगे। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या करा देंगे, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या करा देंगे, एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से ये सारे के सारे। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की से जो होता है एंजाइम निकलने के बाद एक स्टिफ लेयर का फॉर्मेशन करता है, मोटा सा लेयर का फॉर्मेशन करता है, जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, फर्दर स्पर्म को आने से प्रिवेंट करता है। ये पूरे के पूरे सेल, पूरे के पूरे एग सेल में होता है, ठीक है ना। तो उससे जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज, ठीक है ना। ये होता है, इसको बोलते हैं CGSP, बहुत ही फेमस नेम है। ये क्या करता है CGSP, ये CGSP का मेनली काम क्या होता है कि ये, एक मिनट, ये CGSP का काम क्या होता है कि विटालाइन मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से अलग कर देना। यानी कि ये जो विटालाइन मेम्ब्रेन है उसको कहा लेके चला जाना, कहा लेके चल जाना, बाहर की तरफ। यानी कि ये क्या करता है, इट क्लीव्स द एसोसिएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड विटालाइन मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को विटालाइन मेम्ब्रेन से अलग कर देता है। जैसे ये अलग करेगा तो ये CGSP हो गया, यानी कि मान लीजिए यहाँ CGSP रिलीज हुआ। इसके अलावा दूसरा जो एंजाइम आता है, रेड से लिखते हैं, वो होता है परऑक्सीडेज, ठीक है। यहां दूसरा जो एंजाइम आता है वो आता है परऑक्सीडेज। ये परऑक्सीडेज क्या करता है, ये परऑक्सीडेज सीधी सीधी समझिए कि इट हार्डेंस द membrane by eliminating water। ये क्या करता है कि वाटर को एलिमिनेट करके इस पूरे के पूरे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने एक जो मेम्ब्रेन बनाया उसको हार्ड कर देता है, जिससे क्या होता है, एक स्टिफ लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक होता है, एक कहिए चैनल कहिए UDX1, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये बनाता है H2O2, यही परऑक्सीडेज को ये UDX1 बनाता है, ठीक है। और जैसे UDX1 जो होता है, इस UDX का नाम है अर्चिन ड्यूअल ऑक्सीडेज। इस UDX1 का नाम है अर्चिन ड्यूअल ऑक्सीडेज 1, ठीक है ना, ये इसका नाम है, ठीक है। अर्चिन ड्यूअल ऑक्सीडेज क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये O2 को कन्वर्ट करता है H2O2 में। जैसे O2 को H2O2 में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं से क्या करता है, ये भी कहीं ना कहीं से क्या करता है, मेम्ब्रेन को हार्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है कि जैसे ये स्टिफ लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये बाहर से ये बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं वो
क्या करते हैं, अंदर आते हैं और इसी H2O में से H2O2 का फॉर्मेशन होता है और ये पूरे का पूरा जो लेयर होता है वो हार्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है और सारे के सारे जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स है वो एलिमिनेट कर जाते हैं बाहर की तरफ। अब जब बाहर की तरफ एलिमिनेट कर गए तो स्पर्म के आने का सवाल ही नहीं है। ये जो होता है बहुत सी, इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हाइलाइन प्रोटीन। ठीक है, ये हाइलाइन प्रोटीन जो होता है फॉर्म्स कर लेता है एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड द एग टू प्रिवेंट टू प्रोटेक्ट egg from intertidal waves of sea। जो समुद्र का इंटरटाइडल वेव होता है, मैकेनिकली स्ट्रेस ना पड़े, इसको कौन प्रिवेंट करता है? हाइलाइन प्रोटीन एक बाहर लेयर बना लेता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं से ये पूरा का पूरा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी मेनली क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से एंजाइम निकलते हैं और ये एंजाइम्स होते हैं CGSP, पेरोक्सिडेज और हाइलाइन प्रोटीन, ठीक ना। ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। ये कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, एक एग के ऊपर क्या करते हैं, एक एग के ऊपर क्या कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक पूरा का पूरा एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं और जैसे फर्टिलाइजेशन एनवेलप का फॉर्मेशन होता है ये पूरी की पूरी तरह से फर्दर स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। यानी कि ये जो एक और एंजाइम यहाँ होता है ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है ना, जो कि कहीं ना कहीं जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इंटरलिंकिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे होता है आपका ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है ना, ये होता है इंटरलिंकिंग में हेल्प करता है। तो ये पूरा का पूरा तरह से कहीं ना कहीं से इस तरीके से ये स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन अब हम आपको देते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए,